नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम दिन था, क्योंकि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने सहयोगी और काफी ज्यादा करीबी मुकेश सहनी से मिलने कंकड़बाग स्थित उनके आवास पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। लेकिन इन सब के बीच में हम देवेश चंद्र ठाकुर की चर्चा कैसे ना करें, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जब से सीतामढ़ी के सांसद बने हैं, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद केवल और केवल उन्हीं की चर्चा होती है। और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि जदयू और बीजेपी उनके साथ थी कि उनके पीछे थी, ये उनको समझ में नहीं आया पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान। वहीं लालू यादव की जमकर तारीफ भी करते वो दिखाई दिए। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सवाल शुरू करते हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के मुलाकात से। जीतन सहनी, मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या हुई, उसके बाद तमाम नेता दरभंगा पहुंचे और हर किसी ने संवेदनाएं व्यक्त की पीड़ित परिवार के प्रति, लेकिन तेजस्वी यादव नजर नहीं आए तो सवाल उठे। लेकिन अब तो आज तेजस्वी यादव ने मुलाकात कर लिया, तो माना जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की जोड़ी जो लोकसभा चुनाव में हमें दिखाई दी, अब आगे की तैयारी के लिए भी कूच कर रही है। देखिए, मुकेश सहनी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुकेश सहनी को मैंने तेजस्वी यादव ने अपने टीम में अगर जगह दे दी है तो मुकेश सहनी उसके साथ हैं। हालांकि एनडीए ने उन पर डोरे डालने की कोशिश जरूर की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव जब हत्या हुई उस समय वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। उसके बाद उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी हुई, पूरे बिहार में आंदोलन करने की हुई, उसमें वो तेजस्वी यादव नहीं रहे। और तेजस्वी यादव ने कोई बहुत तल्ख टिप्पणी भी नहीं की उस हत्या पर, मैंने सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं कहा। तो ये उसी तरह का लीपापोती है तेजस्वी यादव का आज उनके घर जाना। जिस तरह से सुनील सिंह को उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो उनके परिवार से किसी भी सदस्य ने कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। राबड़ी देवी ने कुछ नहीं कहा, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं कहा। ये लोग, इन लोगों को सांप सूंघ जाती है जब किसी खास जाति संप्रदाय वर्ग के वोटरों को पर कोई बात कहनी पड़े, तो इनको बहुत मुश्किल हो जाती है। और जीतन सहनी की हत्या में शामिल जिन लोगों का नाम जिस दिन उसी दिन आ गया, कुछ ही घंटों में पुलिस ने बता दिया कि किसने हत्या की है, उसके बाद पूरे विपक्ष को सांप सूंघ गया और कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। कोई कुछ नहीं। भाई, मुकेश सहनी को किनारे करो, अभी तो वोट की राजनीति करनी है, बाद में ये राजनीति कर लेंगे। अब आज जाके उनके घर पर जाके भेंट किए, मिले, मुलाकात हुई, लेकिन जब वहां पर उनको हाजिर होना था, जब उनके पक्ष में खड़ा होना था, तो प्रधानमंत्री ने फोन करके जरूर पूछ लिया और कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस समय इतनी वो नहीं दिखाई। तो आज वो गए हैं, मिले हैं। मुकेश सहनी के उनके साथ रहने से मुकेश सहनी को ज़्यादा फायदा है, तेजस्वी यादव को भी है। मैंने मल्लाहों का वोट, वो कह रहे हैं कि सब उनके पक्ष में है, लेकिन एक जो ग्रुप जो बता रहे हैं कि पूरा इतना % हमारा है, वो है नहीं। तो मुकेश सहनी को आपकी लोकसभा चुनाव में पता भी चल गया कि उनके कितने वोटर हैं और वो कितनी सहायता उनको करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो लगातार मुकेश सहनी के द्वार पर पहुंचते दिखाई दिए। यहाँ तक कि श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, कई मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। और उसी समय से ये कहा जाने लगा कि जो वोट बैंक शायद एनडीए का बिखरा है, उसे फिर से समेटने की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी और जेडीयू ने शुरू कर दी है। क्या वही डर तेजस्वी यादव को लगा कि आज उन्हें
मुकेश सहनी से जाकर मुलाकात करनी पड़ी और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव आज भी एक साथ एक गठबंधन में है। निश्चित रूप से आप ठीक ही कह रहे हैं। मैंने अति पिछड़ी जातियों को फिर से एकत्रित करने के लिए और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष का चुनाव किया उसके पीछे भी बात यही है कि अपने जो बिखरा हुआ जो वोट है, जो अभी लोकसभा चुनाव में दिख गया कि जिस तरह से बिखर गए लोग, कार्यकर्ताओं की अनदेखी से ज्यादा वो बिखरा, उसको अब फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरपुर के इलाके में विधानसभा का चुनाव जब भी होगा किसी भी पार्टी के लिए, मुजफ्फरपुर के उस इलाके में, मुजफ्फरपुर में ही 11 विधानसभा माने उस संसदीय क्षेत्र में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उस 11 विधानसभा क्षेत्रों में मल्लाहों की वोट बैंक की एक बड़ी माने अहम भूमिका है और उधर अगर किसी ने अगर एक भी मिस हुआ सीट तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हार किसी भी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। इसलिए उस इलाके में मुकेश सहनी का एक प्रभाव तो निश्चित रूप से है। जो नए व्यक्ति जो वहाँ से बने हैं मुजफ्फरपुर से सांसद, वो भी मल्लाह समुदाय से समाज से आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मुकेश सहनी की पकड़ उनसे ज्यादा है। शहरी मतदाता उनके साथ है और उनके साथ अगड़ी जाति के लोग खड़े हो गए, इसलिए मुजफ्फरपुर की सीट उनकी हो गई। लेकिन मुकेश सहनी के पक्ष में वहाँ के माने जमीनी स्तर पर लोग हैं, मतलब समाज जो है वो मुकेश सहनी को नेता मानता है और इसलिए सभी पार्टियों की चिंता है कि अगर अति पिछड़ी जातियों में से एक बड़ा समुदाय जो है उनसे बिखर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुकेश सहनी की अहमियत तो बनी रहेगी और लोकसभा चुनाव में हमने उसका उदाहरण भी देख लिया। तो ये मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की मुलाकात थी। गठबंधन में बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, आगे क्या कुछ होगा वो धीरे धीरे आते पता चलेगा। लेकिन आज बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अगुवाई कर रहे थे और इसमें उपचुनाव जिन 4 सीटों पर होने हैं, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, उस पर बातचीत हुई है। प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को अब खुला छोड़ दिया गया है कि क्षेत्र में जाइए, अब प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। तो जिस तरीके से आज दिलीप जायसवाल ने ये बात कही है कि 4 सीटों को लेकर हमारी प्लानिंग सेट हो गई, क्या पशुपति पारस का जो डिमांड था वो अब पूरी तरह से खारिज हो गया? वो टाए फिश जिसको कहते हैं वो हो गया। पशुपति पारस ने एक अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर चैलेंज किया कि तरारी से वो लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। लेकिन उनके सामने लड़ने का तो है, माने कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक और बार उनको ये बता दिया कि उनके लिए माने उन पार्टी के लिए उनकी अहमियत कुछ नहीं है। अब उनकी कोई जरूरत है नहीं। पार्टी ने ये कह दिया कि हमने तय कर लिया है कि कहां से, और अमूमन ये मान के चल सकते हैं कि रामगढ़ और तरारी का दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और तरारी में कौशल कुमार विद्यार्थी पिछले बार विद्यार्थी परिषद के थे, वो लड़े थे, भूमिहार जाति से हैं और भूमिहार डोमिनेटिंग है वहां पर मतदाता। लेकिन सुनील पांडे जब खड़े हो जाएंगे तो किसी भूमिहार की वहां पर चलेगी नहीं, सारे भूमिहार। तो पशुपति पारस ने सुनील पांडे के नाम पर ही सिगुफा फोड़ा। हाँ, ये जानते थे कि पिछले बार चुनाव में दूसरे नंबर पर वही थे और निर्दलीय होकर। ये मैं यही कह रहा था कि मामला यही हो रहा है कि सुनील पांडे अगर खड़े हो गए तो भाई अगर वो सीट जदयू को नहीं जाती है, और सुनील पांडे पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद जदयू उनको फिर से ले ले, तो वो सीट अगर जदयू को नहीं जाती है, भारतीय जनता पार्टी को जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे को नहीं लेगी। तो सुनील पांडे के लिए फिर रास्ता बच जाता है पशुपति पारस। तो अगर पशुपति पारस उनको टिकट देकर, ये भी हो सकता है कि सुनील पांडे की छवि की वजह से उनको ना ले, लेकिन उनकी पत्नी को तो बीजेपी अपने में शामिल करा सकती है। हाँ, ये हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनकी गीता पांडे नाम है उनका, गीता पांडे को ले सकती है, तब तो पशुपति पारस का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि वो बोले हैं आज दिलीप जायसवाल की 2 से 3 दिन में वो बता देंगे कि कौन लड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि वहाँ तरारी में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और सुनील पांडे को लेकर ही मामला है। अगर सुनील पांडे की पत्नी को टिकट मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी से मिल जाता है तो पशुपति पारस का खेल खत्म। मतलब बीजेपी ने तय कर लिया है कि चिराग से उनको झगड़ा नहीं लेना है पशुपति पारस को लेकर। नहीं, एकदम निश्चित रूप से चिराग पासवानों के माने दुसाध समाज के और माने हुए नेता हैं और उनको लोग समझते हैं।
उसके अलावा चिराग पासवान से आने से यूथ वोटर जो है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय और उसका है, वो एक तरह से कनेक्ट समझता है अपने आप को। चिराग पासवान की अहमियत पशुपति पारस से ज्यादा है एनडीए को। एनडीए ने इसीलिए तो उनको निकाल के फेंक दिया। अंतिम समय में ये भी कहा कि हम आपको कुछ देंगे और आप अभी सहयोग करिए। उन्होंने माने आगे बढ़ के सहयोग भी किया, लेकिन वो एनडीए समझती है कि पशुपति पारस का खेल अब खत्म हो चुका है, राजनीति में अब उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। चिराग पासवान निश्चित रूप से एक डायनेमिक लीडर की तरह उभर कर सामने आए हैं और चिराग पासवान ही एनडीए को माने अति पिछड़ी माने दलित समाज में, जिसको महादलित अब कहा जा रहा है, महादलितों में अब दुसाध भी शामिल हो गया, पासवान भी, तो दलित समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उनको चिराग पासवान को देखा जा रहा है। और चिराग पासवान और हम पार्टी के जो हैं ये जीतन राम मांझी, तो दलितों के नेता तो इधर हैं, तो अति पिछड़ों का वोट इधर है और उसको एकत्रित करने के लिए कोशिश हो रही है। तो उसमें वो चाचा जी कुछ नहीं कर पाए। अब बात कर लेते हैं देवेश चंद्र ठाकुर की। आपको मालूम होगा कि एमएलसी थे, लेकिन सीतामढ़ी से जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। राजद के अर्जुन राय से उनकी टक्कर हुई, चुनाव वो जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक कुशवाहा यादव और मुसलमान को लेकर जो बयान दिया कि किसका काम करेंगे किसका काम नहीं करेंगे, वो तो चर्चा में रहा है। लेकिन एक दो दिन में इन दिनों उनका एक और बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो तो चुनाव जो जीते हैं वो अपने दम पर जीते हैं। जदयू और बीजेपी के नेता उनके साथ थे कि उनके पीछे थे, उनको पता ही नहीं। और लालू यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर के मन में आखिरकार क्या ऐसा बैठ गया है कि वो इस तरीके के लगातार बयान दे रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने एक बार आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बना दिया था, फिर बाद में उनको सभापति बना दिया मैंने यहाँ बिहार विधान परिषद में। देवेश चंद्र ठाकुर को यह खुशफहमी हो गई थी कि चुनाव जीतते ही उनको मंत्रालय में भी जगह मिला, और वो नहीं मिला उनको। उन्होंने ये देखा कि मात्र 55,000 वोट से जीते हैं। वो एक तिरहुत से उससे वो एमएलसी का चुनाव जीतते रहते थे, तो उसमें मतदाता बहुत कम संख्या में होता है, और जो उनके जान पहचान के लोग हैं और अपने स्तर से जो लोग अपने वोटर्स बना लेते हैं वही लोग वोट करते हैं। तो उन लोगों का व्यक्तिगत काम देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब मैं मुसलमानों का और उनका काम नहीं करूंगा। भाई, आप व्यक्तिगत काम करके अपना वोटर बनाए थे, कुछ लोगों को, कुछ हजार लोगों को आप बना लेंगे, लेकिन जब संसदीय क्षेत्र में आप लड़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा वो है। तो इस बार उनको मात्र 55,000 वोट मिले, तो उनको पता चल गया कि वहाँ तो वो चार बार से वो एमएलसी रहे, लगातार जीतते रहे, तो उनको लग रहा था कि वो बहुत बड़े नेता हैं और कभी वो हार नहीं सकते हैं। भाई, अगर पार्टी आपको सिंबल नहीं देगी तो आप कैसे जीतेंगे? सीतामढ़ी से आप कैसे जीत जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट गंवाया वहां पर। सुनील कुमार पिंटू वहां से सिटिंग सांसद थे, जदयू के थे वो, असम में भारतीय जनता पार्टी के थे। तो अगर जदयू के लोगों ने, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गांव गांव बूथ बूथ पर आपको सहयोग नहीं किया होता तो आप कैसे जीतते? जबकि वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट आरजेडी ने दिया हुआ था। तो आप ये कह रहे हैं क्या कि मैंने आरजेडी हमको बहुत सहयोग कर दिया और अपने कैंडिडेट को जानबूझ के हरवा दिया, आप ये कह रहे हैं? तो आप उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं कि जदयू को आप आईना दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर अति महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं और उनको खुशफहमी हो गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको तो यह नहीं करना चाहिए था कि हम व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे मुसलमानों का। भाई, आप सांसद चुने गए हैं, आप क्षेत्र के आप जनता के सांसद चुने गए हैं, आप प्रतिनिधि, आप किसका काम नहीं करेंगे? व्यक्तिगत काम करने के लिए तो आप बने भी नहीं। बिल्कुल, आप जनता का काम करिए और उस पर बताइए कि अगर कोई योजना, अगर सिंचाई की भी कोई किसी योजना को ले आए तो आप कह देंगे क्या कि मुसलमानों के खेत में ये पानी नहीं जाएगा? ये तो नहीं होगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो बातें कर रहे हैं वो अभी वो अनर्गल आलाप जो करना होता है वो कर रहे हैं। उनको ये था कि शायद उनको कहीं मंत्री के लिए नीतीश कुमार जी कह देंगे कि इनको भी बना दीजिए, तो उन्होंने नहीं बनाया। और बीजेपी के तरफ भी उनको था कि भाई मंत्री बन जाते, सपोर्ट मिल जाता, वो नहीं हुआ। अभी उनको पता चल जाएगा जब बेटिकट होंगे और उनको पता चल जाएगा जब निर्दलीय कहीं से लड़ना पड़ेगा संसदीय क्षेत्र में, तब उनको अपने उसकी देवेश चंद्र ठाकुर
बहुत बार निर्दलीय एमएलसी का चुनाव हाँ एमएलसी, जीता है। हाँ एमएलसी की हम यही कह रहे हैं ना कि वो उनका वहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कारोबार है, डॉकयार्ड माने वहाँ पर बंदरगाह, मतलब पैसे से मजबूत है। पैसे से मजबूत है। पुणे में मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, तो विद्यार्थियों को यहाँ मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, हर जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उन्होंने बहुत लाभ पहुंचाया। पुणे के मैनेजमेंट कॉलेज में, हाँ, तो वो जीत लेते थे वहाँ पर। लेकिन ये जब बड़े फलक पर आप जाएंगे जहाँ गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ये सब लाइन में लग के वोट देने जाएगा, तो उसको नहीं पता होता है कि देवेश चंद्र ठाकुर कौन है। वो तो तीर और कमल खोजता है या लालटेन खोजता है। तो वहां जब ठप्पा लगना होगा तो पता चलेगा कि देवेश चंद्र ठाकुर। जो बयान उन्होंने दिया है वो भी जो जेडीयू के कैंडिडेट बनाए गए हैं अभिषेक झा तिरहुत से, उन्हीं की सीट खाली करने पर एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उन्हीं के प्रचार के लिए वो गए थे, और उसी दौरान जो ये बयान वो दे रहे हैं, अब ये पार्टी को फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? वही बात नहीं समझ में आ रही कि वो देवेश चंद्र ठाकुर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो जब संसदीय क्षेत्र के लिए जब उनका नाम गया तो उन्हीं की पार्टी में उनका भारी विरोध हुआ और उनके ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। और अभिषेक झा को भी जब बनाया गया तब भी विरोध हुआ, हाजीपुर से लेकर वहां तक लगातार विरोध होते चला गया। तो अब वो ये इस तरह की बातें करके इस कैंडिडेट को भी हरवा लेंगे, मैंने जो बात वो कह रहे हैं। तो इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर को अब समझना चाहिए कि वो तिरहुत उसका वो नहीं है, वो 2-4 हजार वोटर वाला मसला नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए अभिषेक झा को अभी तो विरोध झेल ही रहे हैं और उनको देखना होगा कि वो जीत पाते हैं कि नहीं। लेकिन संसदीय क्षेत्र में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, टिकट पार्टी नहीं करेगी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या उनकी बातों को गौर से सुन नहीं रहे होंगे? क्या नीतीश कुमार देवेश चंद्र ठाकुर के ये जो बरगोलापन है उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? नहीं, नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो उसके भीतर बहुत गूढ़ रहस्य रहता है और जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इस फोरम पर जाकर देवेश चंद्र ठाकुर उनके बेहद करीबी हैं और गंभीर पॉलिटिशियन नीतीश कुमार की उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ये बातें जो कर रहे हैं वो अनर्गल नहीं है, कह सकते हैं। नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कोई इसमें होगी तभी वो ये बातें कह रहे हैं। लालू यादव की तारीफ, हाँ, लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी आईना दिखा रहे हैं और उनको जदयू के भीतर भी कुछ कुछ दिख रहा है। तो ये सब जो कुछ भी दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि बिना नीतीश कुमार से बात किए हुए कोई पार्टी का आदमी कोई स्टेटमेंट देता हो पब्लिकली, चाहे वो प्रवक्ता हो। हर प्रवक्ता रोज बात करते हैं सीएम हाउस में, तभी वो कोई बयान देते हैं। तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं बात होगी, और अगर नहीं है और अपने से उन्होंने किसी सभा में ये बोल दिया तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार उस पर अगर सख्त होंगे तो देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किल बढ़ सकती है। एक्शन हो सकता है, बिल्कुल एक्शन हो सकता है। नीतीश कुमार ऐसे मन में तो लालू वाला पुराना प्रेम तो नहीं जग रहा है कहीं? हाँ, लालू प्रसाद यादव उनको कह रहे हैं कि 2000 से ही, हमको 2002 के समय से ही उनसे बड़ा योगदान किया था उन्होंने। नीतीश कुमार अगर उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को भी उतार दिया था मुजफ्फरपुर में, तो उस समय क्या कर पाए देवेश चंद्र ठाकुर? तो नीतीश कुमार क्या करेंगे ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर को जब मंत्री पद से हटाकर बहुत दिनों तक संटिंग में रखा था, उनको भी याद होगा देवेश चंद्र ठाकुर संटिंग पोस्ट में रख दिया था, पोस्ट ही नहीं दिया था, एमएलसी थे। बाद में सभापति, बाद में जब फिर उनका मन हुआ तो इनको सभापति बना दिया, उनका मन हुआ इनको सांसद बना दिया, उनका मन होगा तो फिर नीचे गिरा देंगे। सब कुछ नीतीश कुमार के। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के अलावा है कौन? बात यही है, कोई भी अध्यक्ष बन जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिंगल मैन का वो है, वन मैन शो है। बिल्कुल। और यस बॉस की स्थिति में अगर आप नहीं रहेंगे तो उस पार्टी में आप नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। तो ये हाल तो बिहार की राजनीति का है जिसमें कई तरह के दांव पेच लगातार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज का जो दिन था वो तेजस्वी यादव के एक्शन वाला दिन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरक्षण को लेकर खूब गरजते वो दिखाई दिए हैं। अब कोटे को लेकर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक पेज पर आए हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा बिहार की सियासत पर यह देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं बीजेपी ने जो आज प्रदेश कार्यालय में बैठक की और उसके बाद 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कही है।
निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां पर तय कर लिया, जबकि पशुपति कुमार पारस ये कह रहे थे कि लोकसभा में तो कुछ नहीं दिया, उपचुनाव में ही कम से कम एक तरारी की सीट दे दीजिए, मान सम्मान बचा रहे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ऐसा कुछ भी त्याग करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मुलाकात ने महागठबंधन को फिर से मजबूत दिखाया है। INDIA गठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश की है। बीजेपी जो डोरे डाल रही थी, जनता दल यूनाइटेड जो डोरे मुकेश सहनी पर डाल रही थी कि विधानसभा से पहले इन्हें अपने पाले में लाया जाए, शायद उसके काउंटर में ये मुलाकात आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत में कब कौन किधर कहां चला जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।